Hello everyone, this side सी हरकीरत खुराना. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. एंड आज हम जिस चीज़ के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लॉजेस ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. हम टैक्स ऑडिट के बारे में, एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. एंड टैक्स ऑडिट के लिए जो टर्नओवर है उसके मीनिंग के बारे में भी हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉजेस ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में. चलिए शुरू करते हैं. अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली कौन इशू करता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करता है, एक टैक्स ऑडिटर इशू करता है. अब जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है वो कौन से फॉर्म में इशू होती है? दैट इज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में इशू की जाएगी? वो या तो फॉर्म नंबर 3CA या फॉर्म नंबर 3CB में इशू की जाएगी अलॉन्ग विद पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD. अब फॉर्म 3CA किस पे एप्लीकेबल है, फॉर्म 3CB किस पे एप्लीकेबल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो हार्ड कॉपीज में होनी चाहिए, फिजिकली साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या सॉफ्ट कॉपीज में भी आप इशू कर सकते हो, डिजिटली साइंड बाय अ टैक्स ऑडिटर. अब ऑल थ्री फॉर्म्स एट द एंड रिक्वायर सिग्नेचर एंड स्टैम्प या सील ऑफ द सिग्नेटरी. चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेसिकली स्टैम्प एंड या सील वो चाहिए होता है एंड सिग्नेचर चाहिए होता है इनमें. अब नेक्स्ट है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट भी करनी पड़ती है इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पे. एंड इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू अपलोड फॉर्म 3CA या 3CB जो भी आप पे एप्लीकेबल है, एंड फॉर्म नंबर 3CD ऑल्सो, एंड द सेम आर रिक्वायर्ड टू बी डिजिटली साइंड. तो DSC से आपको इनको साइन भी करना पड़ता है. एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए यू हैव टू जनरेट यूडन ऑल्सो. यूडन भी आपको जनरेट करना पड़ता है एंड यूडन भी आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अपलोड करना पड़ता है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म नंबर 3CA के बारे में पढ़ना. अब फॉर्म नंबर 3CA किन पर्सन्स पे एप्लीकेबल है? फॉर्म नंबर 3CA उन बिजनेस या प्रोफेशंस में एप्लीकेबल है हुज अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ. मतलब जिनका पहले किसी और लॉ के अंडर अकाउंट्स ऑडिट हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट या LLP एक्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. तो जिन पर्सन्स का, जो बिजनेस एंड प्रोफेशंस हैं, जो पर्सन्स कैरी ऑन कर रही हैं और उनके अकाउंट्स किसी और लॉ के अंडर ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं, तो उस केस में जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी वो फॉर्म नंबर 3CA में की जाएगी. चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फॉर्म 3CB किन पे एप्लीकेबल है. अब फॉर्म 3CB उन पर्सन्स पे एप्लीकेबल है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं एंड जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए हैं किसी और लॉ के अंडर. सिंपल. 3CA में किसी और लॉ के अंडर ऑलरेडी ऑडिट हो गए थे. 3CB तब इशू करेंगे अगर किसी और लॉ के अंडर आपके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने हैं. तो जो टैक्स ऑडिटर है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 3CB में इशू करेगा. फॉर्म 3CA भी डिस्कस हो गया, फॉर्म 3CB भी डिस्कस हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर्म 3CD. अब फॉर्म 3CD में ही क्लॉजेस हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. फॉर्म 3CD बेसिकली क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स गिवन इन फॉर्म 3CD. बेसिकली इट इज एन एनेक्चर टू द ऑडिट रिपोर्ट एंड इट कंटेन्स नंबर ऑफ क्लॉजेस. ये एक एनेक्चर है टू द ऑडिट रिपोर्ट एंड इसमें ही क्लॉजेस दिए जाते हैं. अब देखते हैं कि हम डिफरेंट क्लॉजेस क्या कहते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. चलिए क्लॉज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फॉर्म 3CD उसका पार्ट A, उसके पार्ट A में 1 to 8A क्लॉजेस होते हैं. हम आज 1 to 8A क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लॉज 1. अब क्लॉज 1 में क्या आता है? नेम ऑफ द असेसी. जिसके अकाउंट्स आप ऑडिट कर रहे हो उस असेसी का नाम एज पर दी पैन. जो पैन में उसका नाम दिया गया है, पैन कार्ड में जो नाम उसका दिया गया है वो आएगा इस क्लॉज में. और अगर कोई डिफरेंट ट्रेड नेम है तो वो डिफरेंट ट्रेड नेम रिपोर्ट किया जाएगा. जैसे पैन से अलग कोई ट्रेड नेम है तो वो रिपोर्ट किया जाएगा. नेक्स्ट आता है अगर किसी ब्रांच का ऑडिट हो रहा है, किसी यूनिट का ऑडिट हो रहा है तो उस ब्रांच का, उस यूनिट का नाम भी आएगा अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द एसएससी. आफ्टर दैट अगर कोई नेम में चेंज आ रहा है, इफ इन केस देयर इज अ चेंज इन द नेम ऑफ द एसएससी, और अगर वो फाइनेंशियल ईयर जिसका ऑडिट हमने किया है उस फाइनेंशियल ईयर में वो चेंज आया है, तो जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में नेम है वो हम रिपोर्ट करेंगे, वो इस क्लॉज में आएगा. एंड नेक्स्ट है अगर नाम में कोई चेंज आता है आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द साइनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो हम कौन सा नाम रिपोर्ट करेंगे? दैट इज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो नाम था वही नाम रिपोर्ट होगा. एंड ये एक फैक्ट जो है ऑफ द नेम चेंज, ये हमको एज एन ऑब्जर्वेशन ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज 2. क्लॉज 2 किसके बारे में है? एड्रेस जो आप मेंशन करोगे. अब वो एड्रेस कौन सा होना चाहिए? जो कम्युनिकेट किया गया है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ऑन द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट.
अगर आप ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो, किसी यूनिट का ऑडिट कर रहे हो, तो वो यूनिट या ब्रांच का एड्रेस दिया जाएगा। अगर किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया जाएगा। चलिए अब क्लॉज 3 में क्या आएगा, पैन। असेसी का पैन जो उसको अलॉट हुआ है वो इसमें रिपोर्ट किया जाएगा। एंड ऑप्शन ऑल्टरनेटिव है हमारे पास कि इंडिविजुअल्स के केस में आधार नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। अब क्लॉज 4 में देखिए क्या है, क्लॉज 4 में ये है कि असेसी अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइबल है पे करने के लिए एंड रजिस्टर्ड है उनमें, तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिपोर्ट किया जाएगा क्लॉज 4 में। दैट इज अगर जीएसटी का अंडर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर रिपोर्ट होगा, एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, तो इनके सबके रजिस्ट्रेशन नंबर जो हैं वो रिपोर्ट किए जाएंगे। अब अगर एक ही बिजनेस से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड, एक ही सर्विस यूनिट से रिलेटेड असेसी की मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है अंडर सेम लॉ, दैट इज अगर जीएसटी ही है, जीएसटी के अंडर ही अगर मैं मानूं कि मेरा सेम बिजनेस चल रहा है और मैंने 2 रजिस्ट्रेशंस लेके रखी हुई हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों रजिस्ट्रेशंस, वो दोनों जीएसटी के नंबर जो हैं वो रिपोर्ट किए जाएंगे अंडर दिस क्लॉज। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, कहते हैं अगर कुछ केसेस में, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। नाउ इफ सम इनडायरेक्ट टैक्स लॉज डू नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होगा। तो उस केस में क्या रिपोर्ट करना है, अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया है कि कस्टम एक्ट 1962 में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या रिपोर्ट करोगे, अ कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड में बी ऑब्टेन्ड, एंड उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड के रिलेटेड। चलिए अब ये फॉर्मेट दिया है, द इन्फॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड एंड मेंटेन्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, कि इनडायरेक्ट टैक्स लॉ विच रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, फिर प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन या सर्विस यूनिट जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन ली है, एंड देन रजिस्ट्रेशन या आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नेक्स्ट, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, इफ ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन कि इनडायरेक्ट टैक्स लॉ कुछ एप्लीकेबल होते हैं असेसी पे एंड असेसी ने उन लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं की है, तो वो फैक्ट भी ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट करेगा अंडर दिस क्लॉज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लॉज 6। अब क्लॉज 6 में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है वो अपने पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर बताना है। वो मोस्टली केसेस में 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होगा, पर अगर कोई अमेलगमेशंस हुई हैं, कोई डीमर्जर्स हुए हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशंस हैं, न्यू बिजनेसेस हैं या क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, तो उसके केस में डेट ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर डिफरेंट हो सकते हैं, एंड ऑडिटर को अकॉर्डिंगली वो प्रीवियस ईयर रिपोर्ट करना पड़ेगा अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अंडर दिस क्लॉज 6। क्लॉज 7 में क्या रिपोर्ट होता है, क्लॉज 7 में रिपोर्ट होता है प्रीवियस ईयर फॉर विच अकाउंट्स आर बीइंग ऑडिटेड, उसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर रिपोर्ट होगा। चलिए अब देखते हैं क्लॉज 8 ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। क्लॉज 8 में क्या मेंशन करा, ऑडिटर क्या मेंशन करता है कि द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44 AB, कि 44 AB का कौन सा क्लॉज है जिसकी वजह से टैक्स ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज क्लॉज A, B, C, D, E, कौन सा क्लॉज है जो ट्रिगर हुआ और जिसकी वजह से टैक्स ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है। अब इसमें एक कंडीशन दी है कि वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी अदर लॉ टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, जो हमने पढ़ा था फॉर्म नंबर 3CA जिसके केस में फाइल किया जाता है, से अ कंपनी और अ सोसाइटी, देन द ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB इज कंडक्टेड अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 44 AB। मतलब उस केस में क्लॉज A या B कुछ मेंशन नहीं करेंगे, उस केस में क्या मेंशन करेंगे कि जो ऑडिट है इट इज बीइंग कंडक्टेड एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन 44 AB। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पता है कि जो असेसी है वो इनकम टैक्स पे करता है एज पर रेट्स जो फाइनेंस एक्ट में स्पेसिफाइड होते हैं। अब कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस भी हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, कंसेशनल रेट्स पे कर सकते हैं या स्पेशल रेट्स के हिसाब से टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले हमें कुछ डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस को फोरगो करना पड़ता है। अब जैसे कि सेक्शंस कौन से हैं, सेक्शन 115BA, सेक्शन 115BAA, सेक्शन 115BAB, सेक्शन 115BAC एंड सेक्शन 115BAD। तो ये ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं असेसी को। तो हमें क्या क्लॉज में मेंशन करना होता है, हमें क्लॉज में ये भी मेंशन करना होता है कि क्या असेसी ने ये सेक्शंस ऑप्ट किए हैं या क्या उसने इनसे रिलेटेड फॉर्म्स चेक करना होता है कि इनसे रिलेटेड फॉर्म्स फाइल किए हैं कि नहीं किए। बेसिकली इसमें यही रिपोर्ट करना है कि क्या ये सेक्शंस ऑप्ट किए हैं कि नहीं किए। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लॉज 9। क्लॉज 9 क्या कहता है कि इफ़ अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो हैं अगर है तो उनमें क्या उनके मेंबर्स हैं, कौन उनके पार्टनर्स हैं, उनका नेम मेंशन किया जाए एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताई जाए। एंड नेक्स्ट कि अगर
पार्टनर्स या मेंबर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज है सिंस द लास्ट डेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले साल से, अब फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ऑडिट चल रहा है तो 31 मार्च 2022 के बाद से अगर कुछ चेंज हुआ है मेंबर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो वो चेंज भी रिपोर्ट किया जाएगा। अब इसमें बेसिकली क्या मेंशन होता है, परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज ही मेंशन होती हैं एंड मेंबर्स या पार्टनर्स के नेम मेंशन होते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस है कि वेयर पार्टनर ऑफ अ फर्म या मेंबर ऑफ एन एओपी और बीओआई, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के मेंबर्स या फर्म के पार्टनर्स, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो बेनिफिशियल पार्टनर्स या बेनिफिशियल मेंबर्स हैं उनका नाम भी आएगा रिपोर्ट में। दैट इज इस क्लॉज में उनका नाम, बेनिफिशियल मेंबर्स या बेनिफिशियल पार्टनर्स का नाम भी रिपोर्ट किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये चेंजेस जो हैं हम वेरीफाई कहाँ से करेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कोई भी कुछ चेंज हुआ है तो वेरीफाई कहाँ से करेंगे, ये हम वेरीफाई करेंगे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट या एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पार्टनरशिप, बेसिकली पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड हो गया, उससे भी आप ये वेरीफाई कर सकते हो। एक और स्पेशल केस के बारे में डिस्कस किया गया है, दैट इज कुछ केसेस में एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में जो मेंबर्स हैं उनके जो शेयर्स होते हैं वो एसेटेनेबल नहीं होते या अननोन होते हैं या इनडिटर्मिनेंट होते हैं, तो उन केसेस में ये फैक्ट भी रिपोर्ट में हमको बताना है, स्टेट करना है कि मेंबर्स के जो शेयर्स हैं वो है अनएसेटेनेबल हैं या इनडिटर्मिनेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं, क्लॉज 10। इसमें बेसिकली क्या रिपोर्ट किया जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन। अगर एक से ज़्यादा बिजनेस या प्रोफेशन है तो हर एक के बारे में, हर एक का नेचर, हर एक का डिटेल आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर कोई चेंज है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन तो वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस में आप क्या बेसिकली रिपोर्ट करोगे, प्रिंसिपल लाइन हर एक बिजनेस की जो है, सेक्टर जिसमें वो काम कर रहे हैं, दैट इज अगर मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कमीशन एजेंट है, बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो सब चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी। और अगर कोई पर्सन सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है तो हर एक नेचर ऑफ ईच टाइप ऑफ सर्विस वो भी आपको स्टेट करना पड़ेगा। एंड देन सब सेक्टर से रिलेटेड जो सब सेक्टर है वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर कोई मटेरियल चेंज आता है इन द नेचर ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो चेंज कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर में कन्वर्ट हो गया बिजनेस या कुछ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया तो एक मटेरियल चेंज है वो रिपोर्ट किया जाएगा। हाउएवर अगर कोई टेम्परेरी सस्पेंशन है बिजनेस की, अगर टेम्परेरीली बंद किया है तो इट इज़ नॉट अ चेंज, उसको रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस रिकंस्ट्रक्शंस के केस में अगर तो बिजनेस सिमिलर लाइन ऑफ एक्टिविटी ही कंटिन्यू कर रहा है तो कोई भी चेंज नहीं माना जाएगा ये, एंड इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी इमर्ज होती है बिकॉज ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन, या बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन की वजह से कोई लाइन बंद कर दी जाती है, कोई लाइन ऑफ एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, तो इट इज़ अ मटेरियल चेंज एंड उसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट।